जो होता है ना पढ़ाई के लिए स्पेसिफिकली आपका फिर मन जो है ना करता नहीं है। आप कितनी भी कोशिशें करो, सबसे बड़ा सेटबैक जो लगता है वो यही लगता है कि आप 6 साल 5 साल गैप देने के बाद जब आप किताब खोल के बैठते हो, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, आपका दिमाग भटकता है चारों तरफ, और उसको फोकस करके दोबारा से प्रॉपर स्टडी प्लान बना के, रूटीन बना करके दोबारा से एग्जीक्यूट करना, मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट वही रहा है। नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अभिषेक सुमन अपने साथी विवेक सर के साथ आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ, एक और होनहार सेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ जिनका नाम है हरिओम। इन्होंने अभी रिसेंटली एसएससी CHSL 2024 में परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, सिलेक्शन लिया है। हरिओम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई करियर विल ऐप पर। और सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और अच्छी खासी रैंक होल्डर हैं भाई, ये 491 रैंक लेकर आए हैं, टॉपर्स में से एक हैं। आपको इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। तो आज हम इनको इसीलिए आपके सामने लेकर आए हैं ताकि इनसे कुछ अच्छी बातचीत करें और जाने कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी और इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। हरिओम, सबसे पहले भाई आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, उस पूरे के पूरे सफ़र को आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मैं सर इटावा से बिलोंग करता हूँ और फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है। माय फादर इज़ अ फार्मर और मैंने CGL के बारे में बेसिकली मेरे एक फ्रेंड के ज़रिए मुझे पता चला, तो उसने ही मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था। और स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर पोस्ट उसको काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, CSS ASO। ओके। तो वहाँ से मेरा जो है ना रुझान शुरू हुआ कि मुझे SSC की तरफ मुड़ना है। 2017 की ये बात है आई थिंक। उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड आफ्टर दैट क्योंकि उस टाइम कोई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह होती नहीं थी, तो मैं राकेश सर के टच में आया थ्रू हिज यूट्यूब चैनल। उसके बाद मैंने वहाँ से 1-2 वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो 2017 मेरा ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट शॉर्टली CGL का एग्जामिनेशन लगा हुआ था प्री का, तो मैंने वो पेपर दिया। इत्तेफाक से बाउंड्री लाइन ही मेरा क्लियर भी हुआ। तो उसके बाद मैंने मेंस के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलता नहीं था, 2.5 मंथ आई थिंक, तो मैंने प्रिपरेशन के लिए फिर बुक्स वगैरह जुटाए, दिया, बट हुआ नहीं। उसके बाद थोड़ा फैमिली कंडीशंस की वजह से मैंने वो एग्ज़ाम फिर स्किप कर दिया बिकॉज आई मूव टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। कुछ साल जॉब करने के बाद, थोड़ा मशक्क़त करने के बाद समझ आया कि लाइक इट्स नॉट मेंट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड और सैलरी वगैरह भी इतना ज़्यादा पर्क्स नहीं होते हैं। तो दोबारा से मैं इस फील्ड की तरफ आया। 2023 में मैंने जॉब को छोड़ा, फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मन बनाया एंड आफ्टर दैट आप लोगों का बैच मुझे मिला। मेरा पुराना अकाउंट पड़ा हुआ था, तो उस पर मुझे फ्री बैच मिला हुआ था आपका GS का, तो वहाँ से मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। फिर गोपाल सर के मेरे पुराने नोट्स रखे हुए थे, लाइक 2018 का उनका फर्स्ट बैच मुझे याद है जो मैंने लिया था। मैंने वो नोट्स निकाले, वहाँ से मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं गोपाल सर की यूट्यूब सेशंस को भी अटेंड किया, गगन सर की भी कुछ क्लासेस देखना स्टार्ट किए, और इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को फिर कंटिन्यू किया। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये एक लंबा गैप जो होता है ना पढ़ाई के लिए स्पेसिफिकली, आपका फिर मन जो है ना करता नहीं है। आप कितनी भी कोशिशें करो, सबसे बड़ा सेटबैक जो लगता है वो यही लगता है कि आप 6 साल 5 साल गैप देने के बाद जब आप किताब खोल के बैठते हो, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, आपका दिमाग भटकता है चारों तरफ, और उसको फोकस करके दोबारा से प्रॉपर स्टडी प्लान बना के, रूटीन बना करके दोबारा से एग्जीक्यूट करना, मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट वही रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा हेल्थ को लेकर भी इश्यूज़ रहे, फैमिली इश्यूज़ भी रहे, बट आप लोगों का मोटिवेशन हमेशा लगता था ना, जैसे बीच में कोई ना कोई, भले ही बैच रिकॉर्डेड था, बट कभी भी इस तरीके की एहसास नहीं हुआ ना कि जैसे मैं डिसकनेक्टेड हूँ। इट ऑलवेज फेल्ट लाइक कि you are sitting with me in the same room and you are mentoring me in a certain way, जिससे मेरे को हमेशा एक कॉन्फिडेंस गेन होता रहा। तो जब भी लगा कि नहीं हो पाएगा, तो इत्तेफाक देखिए, हमेशा कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होता था जो उसमें एक ऐसा कोई क्वेश्चन कर देता था कि सर किस तरीके से करूँ, नंबर मेरे मॉक में कम आ रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती थी कि जो सवाल मेरे मन में है वो किसी और के थ्रू आपसे पूछ लिया गया और उसका आंसर मिलता था। आप हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा सिलेक्शन जो होता है ना वो एक बार में नहीं होता, आपको परसिस्टेंस मेंटेन रखना होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है परसीवरेंस, वो आप मेंटेन करके रखोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे डेफिनेटली। तो मैं बस सुनता गया, करता गया, पढ़ाई कंटिन्यू करी, धीमे धीमे टाइम पास आउट हुआ, मॉक्स लगाने स्टार्ट किए जब 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया।
तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है। जहाँ मैं खड़ा था इनिशियली, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने एक मॉक लगा के ही देखा था। मैंने कहा प्रीवियस ईयर लगा के देखता हूँ कि नॉलेज बेस मेरा है क्या, कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आप कहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो तो आप किस तरीके से करोगे। तो मैंने मॉक लगाया। मेरे उसमें मुझे याद है आज भी 85 मार्क्स आए थे ओनली। हताश हो गया था बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा था कि करूँ भी कि ना करूँ। बट जब ये दोबारा मॉक लगाया आफ्टर 3 मंथ्स और सो, तो उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ। मैं 135 के अराउंड था। मैंने कहा आप डेफिनेटली हो जाएगा, आप टेंशन की कोई बात नहीं है, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बस मेंटेन रखना है, अपनी पेस को मेंटेन रखना है और करते जाना है। सो दैट्स हाउ इट्स लाइक काइंड ऑफ अ सम अप कि इस तरीके से मैंने अपना पूरा जर्नी को एग्जीक्यूट किया है। हरिओम, चलिए बहुत बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार वो जो मैंने 5-6 साल मतलब एकदम से अलग हो गया मैं, या मैंने स्टडी छोड़ दी, तो अगर उसको मैंने थोड़ा कंटिन्यू करा होता तो शायद अभी तक आप सर्विस में होते और अभी एक आध प्रमोशन भी आप ले चुके होते अभी तक तो। डेफिनेटली उस टाइम 2017 में क्विट करना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक्स आई वुड से अभी तक स्टडी करियर में मैं अगर बोलूँ तो। बिकॉज बिफोर दैट आई हैव नेवर क्विटेड। आज तक कोई भी चीज़ हुई हो, कभी भी लाइक सिंगल स्ट्रोक में मेरी करने की हमेशा से आदत थी। बचपन से ही मैं पढ़ा हूँ तो मेरे को सिंगल स्ट्रोक में करना है जो करना है, एक बार में, दोबारा नहीं जाना है घूम करके। तो जब वो 2017 हुआ नहीं तो एक सेटबैक तो वो भी था मेरे लिए कि मेरे को दोबारा देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो एक डिमोटिवेशन वहाँ से भी हो गया था। और डेफिनेटली अगर मैं उस चीज़ को ओवरकम करके और थोड़ा सा सिचुएशंस को संभाल लेता तो ये पक्का है कि 2018 100% क्वालिफाई होता। एंड गॉड नोज, हो सकता है कि मैं एक या दो प्रमोशंस भी लेके 4800 ग्रेड पे सिलेक्टेड हो जाता, AAO भी क्वालिफाई कर लेता। ये चीज़ तो बिल्कुल कोई नहीं, खैर देर आए लेकिन दुरुस्त आए भाई, है ना। और हम चाहते हैं कि आप और बेहतर बेहतर एग्ज़ाम, जैसे आपने CGL भी दिया हुआ है, आप उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई आप CGL में भी सेलेक्ट हो जाएं, फिर हमसे CGL की जो खुशी है वो शेयर करने के लिए आए। हरिओम, मुझे ये बताइए कि आपकी सिलेक्शन में GS का कितना रोल था भाई, क्योंकि मैं विवेक सर दोनों GS के टीचर हैं तो डेफिनेटली हम GS के बारे में जानना चाहेंगे। GS का कितना रोल था सिलेक्शन में, आपने GS को कैसे प्रिपेयर किया, और आपको क्या लगता है कि भाई आजकल जो कंपटीशन का लेवल पहुंच चुका है उसमें GS की कितनी इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन लेने के लिए? GS के लिए एक्चुअली सर मुझे डेफिनेटली एक चीज़ जो फील होती है वो है कि अगर आप बाकी 3 सब्जेक्ट्स तैयार कर भी लेते हैं देन ऑल्सो यू आर बाउंड टू गेट सेलेक्टेड ऑन द बाउंड्री लाइन मे बी। और वो मे बी भी लाइक इट्स अ बिग मे बी। आप हो भी सकते हैं सेलेक्ट, एंड कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड इंक्रीज इन द कट ऑफ आप सेलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। अगर आप GS नहीं पढ़ रहे हैं, ऑल टुगेदर स्किप करके चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लाइक मैंने पढ़ी तो थी 10th 12th लेवल पर, अगर मैं आगे फर्दर प्रिपरेशन नहीं करता हूँ तो भी मैं हो जाऊँगा, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आपकी भूल रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं। और अगर आप एस्पायर कर रहे हैं टुवर्ड्स होल्डिंग अ गुड रैंक अंडर 500 और मे बी अंडर 1000, then definitely you should work on your GS section because without that I don't think anything is possible. तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी GS को लेके? मेरी स्ट्रेटजी एज सच, मैं सच बताऊँ ना, मैंने कुछ भी सोचा नहीं। आप लोग जिस तरीके से गाइड करते रहे, जैसे आपने पढ़ाई कोई भी चीज़, एंड यू ऑलवेज सेड, ऑल द टीचर्स से दिस थिंग, सेम थिंग कि आपको रिवीजन मस्ट होता है, रिवीजन इज़ द की। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, सिर्फ नोट्स बना बना के रखते रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होना। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने क्लास लिया, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे मैंने क्लासेस देखी, अपना नोट्स बनाया, डिजिटली PDFs जो आप प्रोवाइड करते हैं उनको भी सेव करके रखा, कुछ प्रिंट आउट्स भी निकलवा लिए जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लगी। सैटरडे संडे में व्हाट आई डिड वाज रिवाइज द होल थिंग। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन बैंक PYQ उठा लीजिए आप, कोई सा भी नहीं लेना है, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। दैट वे व्हाट हैपेंस इज, आप कोई भी चीज़ में इस तरीके का आपका अप्रोच नहीं रहती कि एग्ज़ाम में जाके आप सोच रहे हैं कि यार मैंने ये पढ़ा तो है बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। ये चीज़ नहीं होती है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प मी कि CHSL में आई अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चंस एंड द एक्यूरेसी वाज 100%। कोई भी क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल नहीं लगा। 16 आए, मैंने 16 किए, 17 करने की ज़रूरत नहीं है। You do what you know that you are accurate in.
हरिओम, जैसे आपने अभी बताया कि बीच में ब्रेक भी हुआ और उसके बाद में दोबारा आपका सिलेक्शन हुआ है। एक और ऐसे स्टूडेंट थे हमारे ऑफलाइन में सर, वो आईटी सेक्टर में जॉब थी, ठीक ठाक जॉब थी मतलब, और वो जॉब छोड़ दी कि आंखों की सर्जरी वगैरह हुई थी कुछ, कि क्यों इतना वर्कलोड उठाना, ऑन स्क्रीन रहना है। उसके बाद प्रूडेंस में ऑफलाइन तैयारी की, सिलेक्शन हुआ, लेकिन जीएसटी की पोस्ट मिली नॉर्थ ईस्ट में। तो सिंगल चाइल्ड होने की वजह से मतलब घर पे माता पिता की देखभाल के चक्कर में वो नहीं ज्वाइन की, दोबारा से आईटी सेक्टर में जॉब ज्वाइन कर ली। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई तो बोले कि लाइफ का वो ऐसा एक मोमेंट रहा है कि मैंने सिलेक्शन तो ले लिया, वो मैं अपने मन को ही बस ये समझा लिया कि मैंने एसएससी को जो टाइम दिया मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब आके कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि अगर मैंने आईटी को ही ज्वाइन किया हुआ होता तो यहाँ पे भी मेरा प्रमोशन होता और वहाँ पे भी इंक्रीजमेंट होता ही होता। तो आप किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, ये तो एक तरह से ना हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हर इंसान को ये लगता है कि अभी हमने और बेहतर कर लिया होता तो कुछ और बेहतर हो जाता। तो अब आपका सिलेक्शन हो गया तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम के बारे में आपको सोचना चाहिए कि भाई ये टाइम वो टाइम, ठीक है, जीवन है। और जब भी ऐसे टाइम हमारी लाइफ में आते हैं तो बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं हमें कि हमें बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरा, रिवीजन के लिए लेकर के बच्चों के सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। एक तो समस्या ये है कि जीएस को कैसे पढ़ा जाए। अभी ना स्टूडेंट जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं, हमें थ्योरी करनी ही नहीं है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो इस बात को कह रहा है कि थ्योरी भी करनी है। तो एक तो ये डाउट हो गया। दूसरी समस्या जीएस को लेकर बच्चों के सामने ये आ रही है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं, तो इतना कैसे पढ़ें, और फिर जो पढ़ रहे हैं उसको भूल भी रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट को लेकर के आपका क्या व्यू है, थोड़ा सा आप स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? पहला पॉइंट ये कि थ्योरी को बच्चे को, जैसे मान के चलो शुरू बात है बच्चे की, वो तैयारी में उतरा ही उतरा है, अब उसको क्या करना चाहिए? थ्योरी पे फोकस करना चाहिए या फिर ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर ले, रिपीट कर ले, तैयार कर ले, उससे एनफ है? आई थिंक अगर एक नया स्टूडेंट है और वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो, जैसे अभी 2025 का सीजीएल होने वाला है, जो मार्च के बाद प्रिपरेशन करने की स्टार्ट करना चाहेगा या सोचेगा उसके बारे में, बिकॉज देन आई थिंक इट विल बी टू लेट, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। एटलीस्ट यू नीड 5 और 6 मंथ्स, दैट टू अगर आप उस बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं, यानी कि आपने कभी जीएस पढ़ी है, हो सकता है आपने साइंस पढ़ी हो सकता है आपने सोशल स्टडीज़ वाला। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ना, ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन में ऐसे होते हैं जो या तो पीसीएम से पढ़कर आए हुए होते हैं या जेडबीसी से पढ़कर आए हुए होते हैं। मतलब रेयरली, बहुत कम ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जिन्होंने बीए वगैरह ऐसा कुछ किया हुआ होता है, तो ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी छूट ही जाते हैं उसके। तो ऐसी सिचुएशन में फिर बच्चे को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? आई थिंक देन अगेन डिलेमा वही रहेगा कि अगर आप स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये चीज़ हो सकती है, जैसे आपने मान लीजिए कोई कंपाइलेशन ले लिया, लेके चलते हैं लाइक 5000 क्वेश्चंस का, कंसिडरिंग द टाइम एंड द लाइक क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस करने में आया है, अगर आप पिछले 3 साल के ही उठाते हैं जब से टीसीएस ने ये पैटर्न चेंज किया है, 5000 प्लस क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से सारे एसएससी के एग्जाम्स में उन्होंने अभी तक ही पूछ लिए हैं। तो आप टारगेट करोगे क्या? मिनिमम 5 ईयर्स अगर आप टारगेट करके चलते हो, देन ऑल्सो आई थिंक 8000 और 9000 क्वेश्चंस के अराउंड आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार होता है। एंड वन लाइनर फॉर्मेट में भी उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 महीने हैं या 3 महीने भी ले लेते हैं एट मैक्स, 3 महीने में उन 10,000 क्वेश्चंस को इस श्योरिटी से तैयार कर लेना कि आपको पेपर में क्वेश्चन दिखे और आप बिना किसी डाउट के 100% एक्यूरेसी के मार्क करके चले आओ, और आएगा आपको कॉन्फिडेंस हो कि अगर आपने 25 में से मान लीजिए 15 क्वेश्चंस किए हैं तो 15 क्वेश्चंस आपके 100% श्योर शॉट हैं, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप अगेन वही चीज़ हो जाती है, जो डाउट बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है ना कि मैं बेसिक से अगर जाऊँगा तो बहुत सारा पढ़ने को हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करके देखोगे ना तो कंपैरेटिवली आई थिंक इट विल बी मच ईजियर अगर आप बेसिक से जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक कह सकते हैं ना एक स्टोरी टाइप की बनती चली जाती है, एक पाथवे क्रिएट हो जाता है जिससे आप रिलेट करके चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हो। 50% तो सिलेबस मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि जब मैं क्लासेस देखता था तो 50% अराउंड सिलेबस तो मुझे ऐसे ही तैयार हो गया था।
रेस्ट ऑफ 50% वॉज जो मेरे को रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की मदद से तैयार करना पड़ा। तो 50% तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, आपका रुझान उस तरफ है, अगेन आउटकम विल बी द सेम 50%। और फिर उसमें ये भी होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो है कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा सब्जेक्ट तैयार है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% मैं कर ही पाऊंगा। डेफिनेटली। ठीक है। दूसरा, रिवीजन के लिए कुछ ऐसी ट्रिक बताओ आप जिससे कि बच्चे को रिवीजन करने में आसानी हो और बहुत शॉर्ट टाइम में वो प्रोडक्टिविटी अपनी पूरी गेन कर ले। रिवीजन के लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि आप क्लास बहुत अटेंटिवली देखिए, एंड क्लास देखते देखते ही देयर आर थिंग्स, जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो वो बेसिकली इंडिकेशंस देता है द सर्टेन टॉपिक्स आपके जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक डेट्स होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं कि इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। आप लोग हमेशा बोलते भी हैं, जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे होते हैं तो आप ये नहीं कहते कि पूरा दिल्ली सल्तनत तैयार कर लो, आप हमेशा बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी तैयार कर लीजिए, या आप खिलजीज़ को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली उनके लिटरेरी वर्क्स हो गए या फिर जो बैटल्स हो गए। तो जब टीचर ये चीज़ बोल रहा होता है, अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, यू जस्ट मार्क देम, आप उन पर्टिकुलर चीज़ों को मार्क करते हुए चलिए। सेम सारे टीचर वो बताते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो और इसको टिक कर लो, ठीक है। आप वो काम करते हुए चलिए। जब आप रिवाइज करें, रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहेगी। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो टीचर आपको मंडे टू फ्राइडे ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं जीएस में तो भी कोई इशू नहीं है, आप मंडे टू फ्राइडे अटेंड कर लीजिए। नहीं हो पा रहा अगर आपसे, मान लीजिए किसी वजह से आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एसएसटी के साथ साइंस नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप साइंस ड्रॉप कर लीजिए, आप पहले एसएसटी तैयार कर लीजिए, आफ्टर दैट साइंस कर लीजिएगा। साइंस में एज सच जो पिछले लाइक ईयर्स को अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि इतना ज़्यादा श्योर शॉट आप होके कह नहीं सकते कि वेटेज किसका क्या रहने वाला है, क्योंकि स्विच होता रहता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी वो साइंस का वेटेज बढ़ा देता है। ये प्रॉब्लम ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा है। बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये क्या नाम है, इतनी क्लासेस में 2 नंबर का ही तो आएगा, 3 नंबर का तो आएगा। तो इन्होंने जो बात बोली वो एक्यूरेट है, क्योंकि कमीशन ने आज तक सिलेबस जो मेंशन किया है ना, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर का है, जीएस में खास करके ये सब्जेक्ट इतने नंबर का है। इनफैक्ट सब्जेक्ट वाइज उन्होंने क्वेश्चंस को भी मेंशन नहीं किया है। तो क्यों इतना दिमाग लगाना कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। और कई स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं इंटरव्यू में जिन्होंने ये भी बोला है कि मान के चलो वो जीएस को पूरा तैयार करके गए, तो उन्हें जैसे मान के चलो पहली शिफ्ट में हिस्ट्री ज़्यादा आ गई, दूसरी में ज्योग्राफी ज़्यादा आ गई, तीसरी में इकोनॉमिक्स ज़्यादा आ गई। तो ऐसा हर साल रहता है। बोला ऐसा नहीं है कि अगर एक शिफ्ट में मुझे क्या नाम है ज्योग्राफी और क्या नाम है पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं मिले तो बेकार गया वो। मैं किसी दूसरे एग्जाम में गया तो उसका मुझे बेनिफिट जरूर मिला है। बिल्कुल, ये फ़ायदा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ वन डे एग्जाम। अच्छा, आप जो टाइम देते थे जीएस के लिए वो पर डे का था या आपने बताया वीकली टाइम देते थे आप? पर डे क्लासेस के लिए टाइम रहता था, और जो एक्स्ट्रा टाइम था बेसिकली अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, वो मेरा ये रहता था कि डेली आपने जो पढ़ाया है कम से कम मैं उन नोट्स को ना एक बार देख जाऊं, ताकि ये ना हो कि मेरा पाइलअप हो जाए पूरे 5 दिन का। क्योंकि अगेन अगर मैं पाइलअप कर लूँगा और मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ रहा हूँ, एटलीस्ट 3 क्लासेस तो डेली होती हैं, बिकॉज आप लोग उस हिसाब से ही कराते हो कि शफलिंग रहे, बच्चा खुद से परेशान ना हो। तो अगर आप 3 क्लासेस भी देख रहे हो और 3 क्लासेस में कई बार ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जो आपने कभी नहीं देखे, सुने भी नहीं है, स्पेसिफिकली लाइक ज्योग्राफी तो काफ़ी ईजी पड़ जाती है, लेकिन अगर आपको डेट्स याद करने में बहुत दिक्कत आती है तो हिस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर आप वो नोट्स नहीं देखोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बीच में आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे शफल होके। तो डेली के डेली नोट्स रिवाइज कर लीजिए, भले ही आपको लाइक 15 मिनट लगेगा एट मैक्स, ज़्यादा उससे टाइम नहीं लगना है अगर आपने ध्यान से क्लासेस पढ़ी हैं। और वीकेंड में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए विद क्वेश्चंस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, जैसे आपने हमारे प्रैक्टिस सेट भी जो हम लोगों ने, मैंने और सर ने जो क्लास ली है वो भी आपने अटेंड की हुई है। जीएस में थ्योरी का आपको बैच था ही आपके पास जी। कोई आपका ऑनेस्टली सजेशन ये रहे कि जिससे हम बच्चे के लिए और कुछ बेहतर कर पाएँ, जहाँ आपको लगा हो कि अगर हमें ये चीज़ और मिल जाती तो जीएस हमारी और बेहतर हो जाती, वो आप हमें बताना चाहेंगे? आई थिंक सर, अगर मैं ऐसा कुछ भी बोलूँ तो इट विल बी लाइक आई विल बी पुशिंग यू बोथ टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, बिकॉज आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट आई थिंक डजेंट रिक्वायर एनी फिडलिंग विद। आपको कुछ भी चाहिए नहीं उसमें, अपडेटेड कंटेंट आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो भी कंसाइज फॉर्म में। ये नहीं है कि बच्चे को आपको 1000 क्वेश्चंस लगाने हैं बैठ के, उसको 1000 भी नहीं लगाने हैं, उसको जितना आपने 100 क्वेश्चंस 150 लगवा दिए हैं, आप वो 150 क्वेश्चंस लगा लीजिए, दैट्स इट, यू आर डन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप नोट्स रिवाइज करिए, वो 150 क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए और फिर आप उसके बाद देखिए जा करके अपना परफॉर्मेंस। अब कमीशन अगर इस तरीके के सवाल पूछने लग जाएगा कि अकबर को जब बैरी किया गया तो उसने कपड़े क्या पहने थे, तो उसका जवाब मेरे ख्याल से कोई नहीं दे सकता। उस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं दे पाएगा।
तो जो रेलेवेंट है, एग्ज़ाम रेलेवेंट है, वो आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं एंड इट इज़ अपडेटेड. सो in that department I don't think I have anything to suggest to you. चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा हरिओम, आपने इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए. और आई होप भाई आप लोग जितने भी हरिओम को यहाँ पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली जो की पॉइंट्स और जो स्ट्रैटेजीज हरिओम ने बताई हैं अपनी, आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा. खासकर जीएस के लिए मैं और विवेक सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि भाई जीएस इतना ज़्यादा वास्ट है और जितना ज़्यादा अनंत है कि आप एक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन भी अगर करके जाओगे और अगर गलती से 1001वां प्रश्न आ गया और अगर 1002वां प्रश्न आ गया, फिर आप क्या करोगे? फिर अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट्स आपने करे हैं, जो थ्योरी आपने याद की है या जो तैयार की है, वही आपको मदद करेगी और हेल्प करेगी आप उन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, अटैम्प्ट. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, किस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस में आपको कम ध्यान देना है. लेकिन ये कमीशन भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सेम क्वेश्चन बैंक, ऐसा तो नहीं है कि कमीशन ने 1000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बनाया और उसी में से शफल कर करके हर एग्ज़ाम में उसने क्वेश्चंस देने शुरू कर दिए. आपने देखा होगा पिछले आप 4-5 साल के क्वेश्चंस अगर उठा के देखेंगे एसएससी के, तो बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और रिपीट भी वो सेम तरीके से नहीं होंगे, वो किसी अलग तरीके से पूछे गए होंगे. इसीलिए आप 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन करके तो चले जाओगे मेरे भाई, लेकिन उस बात के लिए सोच के चलिए अगर गलती से 1001वां प्रश्न आ गया तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, आपके पास थ्योरी की नॉलेज भी होनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम आपका करियर रेल पे आने के लिए और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए. दोस्तों आई होप आपको मज़ा आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा. आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए. हम चाहते हैं कि अगला जो इंटरव्यू है वो आपका हो और हरिओम के साथ, हरिओम की जगह इस चेयर पे आप बैठे हो वहाँ पर. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.